हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये 8वां चैप्टर अभी चल रहा है। पिछले दिनों में हमने इसकी 2 कक्षाएं ले चुके हैं। पहली कक्षा में हमने देखा था कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका क्या होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है, कैसे कोशिका बनती है, ये सब हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने पिछली कक्षा में कोशिका सिद्धांत देखा था कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है। इसके बाद आज हम देखेंगे कोशिका के प्रकार, यानी कि कोशिकाएं अलग अलग क्यों होती है। कोशिका सिद्धांत में सबसे पहले रॉबर्ट हुक महोदय आए, उन्होंने कॉर्क की मृत कोशिका को खोजा था। उन्होंने बताया था कि सभी जो जीव है वो कोशिका से मिलकर बने हैं। उसके बाद श्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। श्लाइडेन ने कहा था कि सभी जो पौधे होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने हैं। फिर श्वान महोदय आए थे, उन्होंने कहा कि सभी जो जंतु है वो कोशिका से मिलकर बने हैं। फिर दोनों ने एक साथ मिलकर कहा कि पृथ्वी पर जीवन की जो मूल संरचना है वो कोशिका होती है। उसके बाद विर्चो महोदय आए, उन्होंने कहा कि जो हर नई कोशिकाएं बनती है वो पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है। इतना हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की क्यों होती है। तो जीवों की दुनिया बहुत विविध है, बैक्टीरिया से लेकर मानव तक। इसलिए कोशिका भी 2 मुख्य प्रकार की होती है, क्योंकि हमारे जो जीव है उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बैक्टीरिया भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो बैक्टीरिया से लेकर मानव तक जितने भी जीव आते हैं, बैक्टीरिया क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे छोटी संरचना होती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से लेकर मानव तक, इसलिए कोशिकाएं भी 2 प्रकार की होती है। इनका अंतर इतना महत्वपूर्ण है कि पूरी जीव विज्ञान इन्हीं 2 श्रेणियों पर आधारित है। यानी कि जो पूरी सेल बायोलॉजी होती है, पूरी कोशिका विज्ञान जो होती है, वो इन 2 महत्वपूर्ण श्रेणियों पर आधारित होती है। कौन सी? जो कोशिका होती है उनके 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहले तो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इन दोनों के बारे में आज हम जानेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है इनकी, कि वे कोशिकाएं जिनमें सच्चा नाभिक नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। कोशिका की संरचना या फिर उसका आकार कैसा भी हो सकता है, जैसे कि हम अभी यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई सेल है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, सबसे बाहरी परत। इसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और ये हो गई अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गई। इसके अंदर जो होता है, यहाँ पर हर कोशिका में नाभिक होता है। नाभिक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए, आरएनए, जीन सभी होते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि उनमें सच्चा नाभिक नहीं होता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि पहला तो हो गया कि ये नाभिकहीन, नो ट्रू न्यूक्लियस। अगर ये केंद्रक होगा भी तो ये झिल्ली के द्वारा आवृत नहीं होगा, यानी कि इनका जो केंद्रक होता है वो सच्चा केंद्रक नहीं होता है। यदि किसी किसी कोशिका में, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोई कोशिका होती है, यदि उनमें केंद्रक मिलता भी है तो वो एक झिल्ली द्वारा ढका हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, झूठा केंद्रक मिलता है, इसमें झूठा केंद्रक मिलता है। यहाँ पर इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। डीएनए चारों तरफ फैला रहता है, इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके अंदर सच्चा केंद्रक इसे क्यों नहीं मानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को, क्योंकि यहाँ पर इसका जो केंद्रक होता है कोशिका का, ये केंद्रक एक झिल्ली के आवरण द्वारा ढका हुआ नहीं मिलता है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो भी बिखरे हुए मिलते हैं। गुणसूत्र के अंदर डीएनए होते हैं, गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और वही डीएनए चारों तरफ फैले हुए मिलते हैं। गुणसूत्र के अंदर डीएनए मिलते हैं और वही डीएनए चारों तरफ फैले हुए मिलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि नाभिकहीन या फिर नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि फॉल न्यूक्लियस वाली सेल होती है। ये नाभिक, छोटे नाभिक वाली कोशिका होती है। कोशिकांग बहुत सरल होते हैं, यानी कि झिल्ली युक्त ऑर्गेन सेल नहीं होते हैं इनमें। अभी बताया है कि झूठा केंद्रक मिलता है, सच्चा केंद्रक नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि झिल्ली युक्त ऑर्गेन सेल होते ही नहीं है, इस केंद्रक में भी कोई झिल्ली नहीं है। डीएनए, गुणसूत्र फैले हुए मिलते हैं कोशिका के अंदर। साइटोप्लाज्म तो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर यानी कि एंडोन्यूक्लियाई रेटिकुलम, ठीक है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी बॉडी इनमें नहीं होती है। क्या नहीं होता है?
ये कोशिका का पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी नहीं होता है, ईआर भी नहीं होता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी भी इसमें नहीं होती है। राइबोसोम बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 70S आकार के राइबोसोम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कोशिका का आकार भी छोटा होता है। सामान्य इसमें माइक्रोसोम कितने होते हैं? 1 से 10 माइक्रोमीटर इसकी आकृति होती है, यानी कि 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसका आकार और आकृति हो सकती है। इतनी छोटी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या क्या है इसमें? परिभाषा क्या है? वे कोशिकाएं जिसमें सच्चा नाभिक नहीं होता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। उनमें सच्चा नाभिक क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके जो नाभिक में एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो आवरण द्वारा ढकी हुई नहीं होती, यानी कि उनका नाभिक खुला हुआ मिलता है। मुख्य विशेषताएं क्या होती है उसमें? नाभिकहीन होती है कोशिकाएं। डीएनए कोशिका के अंदर फैले हुए मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है या फिर न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कोशिकांग बहुत सरल होते हैं इसमें। कोशिका युक्त ऑर्गेन सेल नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं होता है। गोल्जी बॉडी भी इसमें नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें नहीं होता है। राइबोसोम 70S होते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं। कोशिका का आकार भी बहुत छोटा होता है, सामान्यतः 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। तो ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका। आगे और देखते हैं इसी में कोशिका विभाजन इसमें सरल होता है बाइनरी फ्यूजन द्वारा, यानी कि कोशिका विभाजन इसमें सरल होता है। जैसे कि ये कोई कोशिका है, सरल विभाजन हो गया क्योंकि केंद्रक, छोटा केंद्रक है, सच्चा केंद्रक है नहीं, केंद्रक भी टूट जाएगा यहां से इसका, तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। एक ही कोशिका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये रही कोशिका है, कैसा भी आकार बना दो, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन द्वारा इसमें विभाजन हो जाता है। एक तो ये केंद्रक हो गया, दूसरा ये केंद्रक हो गया। मेटाबॉलिज्म पूरी सतह पर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। इन कोशिकाओं में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरी सतह पर होता है। ये जो इसकी बाहरी जो सतह होती है कोशिका की, इसमें मेटाबॉलिज्म होता है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया विहीन है कोशिका। ये कोशिका भित्ति मौजूद है अधिकतर में, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन वाली। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इनमें अधिकतर ऐसी कोशिकाएं होती है जिसमें कोशिका भित्ति मौजूद होती है। हालांकि जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में मिलती है, पौधों की कोशिका में मिलती है कोशिका भित्ति, लेकिन इसमें भी मिलती है किसकी? काई की बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई कोशिका भित्ति इसमें मिलती है, जो बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति इसमें मौजूद होती है। यहाँ पर सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन किसकी? सेल वॉल यदि मौजूद भी होती है तो किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन के। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले तो इसमें झूठा नाभिक मिलता है, सच्चा केंद्रक नहीं मिलता है, डीएनए फैले हुए मिलते हैं, राइबोसोम बहुत छोटे होते हैं, 70S के होते हैं। इसके बाद उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होती है, आकार बहुत छोटा है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। इसके बाद कोशिका विभाजन कैसे होता है? बाइनरी फ्यूजन द्वारा इसमें कोशिका विभाजन होता है। मेटाबॉलिज्म पूरी तरह कैसे होता है कोशिका की सतह पर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। अधिकतर कोशिका भित्ति मौजूद होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, कैसी? पेप्टिडोग्लाइकन की। इसके बाद एक कोशिकीय जीव अधिकतर सरल संगठन पर आधारित सक्षम होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अधिकतर सरल संगठन होता है पर अत्यधिक सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका। ये क्या होती है? माइकोप्लाज्म जो सबसे छोटी कोशिका है वो भी किसमें आती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म ये किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। अब आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो परिभाषा क्या है? सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनमें सच्चा नाभिक और झिल्ली युक्त कोशिका अंग होते हैं। कोशिका के अंग भी जो होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका साइटोप्लाज्म, नाभिक,
जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, अभी हम आगे एक एक चलकर देखेंगे कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं अगली कक्षा में। यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है कैसी, कि जिनमें सच्चा नाभिक हो, जैसे कि ये कोई कोशिका है, ऐसी कोशिका होती है, इसमें एक परत भी होती है, इसमें कोई परत भी हो गई। इसके बाद उसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ओह नो, ये क्या हो गया, ये फेल क्यों रहा है आज। जैसे कि ये कोई कोशिका है, इसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके बाद यहाँ पर जो केंद्रक मिलता है, इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, हमारे गुणसूत्र होते हैं, डीएनए होते हैं, हमारे जीन होते हैं। ठीक है, ये सारी संरचना इसमें मिल जाती है। इसके बाद इसमें जो केंद्रक होता है वो सच्चा केंद्रक होता है, यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं इसमें, झिल्ली युक्त इसमें कोशिकांग होते हैं। ठीक है, इसके बाद मुख्य विशेषताएं क्या होती है, इसमें सच्चा नाभिक उपस्थित होता है। ये वाली जो कोशिकाएं मिलती है इसमें सच्चा नाभिक उपस्थित होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद डीएनए होता है। इस कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पूरी तरीके से बंद होता है। और यदि यहाँ पर कोई डीएनए होता है तो यहाँ पर भी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद डीएनए मिलता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, प्लास्टिड और वैक्यूल आदि जो कोशिकाएं होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, प्लास्टिड होता है और वैक्यूल होता है। ये सब क्या होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं। ये सभी एक झिल्ली के द्वारा ढके हुए मिलते हैं। इनकी आपस में एक कवरिंग होती है। राइबोसोम बड़े होते हैं, 80S के होते हैं। इसके बाद कोशिका का आकार भी इनमें बड़ा होता है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो ये हो गया यूकेरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन जटिल होता है। सबसे पहले मिटोसिस, फिर आती है मायोसिस। ये दो संरचनाएं होती है, इनके द्वारा कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद साइटोस्केलेटल मौजूद होता है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स कोशिका के आकार और गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। कोशिका के अंदर भी एक स्केलेटल होता है जो इसके लिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। कोशिका के अंदर भी कौन कौन से होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होता है और माइक्रोफिलामेंट होता है। ये क्या करते हैं, ये आकार और गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अंदर कोशिका के अंदर जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है इसमें साइटोस्केलेटल भी हमें मिलता है देखने को। बहुकोशिकीय जीव अधिकतर कैसे होते हैं, पर कुछ इस ये वाली जो कोशिका होती है यूकेरियोटिक कोशिका, इसमें अधिकतर बहुकोशिकीय जीव मिलते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में कुछ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, जैसे कि अमीबा, यीस्ट भी यूकेरियोटिक कोशिका में आते हैं, क्योंकि इनका जो केंद्रक होता है वो झिल्ली युक्त होता है। अधिकतर संगठन और विशेषीकरण होता है। अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं। हमारी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं हमारी जो अलग अलग कोशिकाएं होती है वो अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कि नर्वस सेल, ये क्या करती है, नर्वस सेल हमें सिग्नल प्रदान करती है, मैसेज प्रदान करती है। और मसल सेल क्या करती है, हमें गति प्रदान करती है। हमारी और अनेक सेल होती है, अनेक टिश्यू होते हैं जो अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे। उदाहरण के लिए पौधे, प्राणी, कवक, फंगी और प्रोटोजोआ। ये जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें पौधे भी आते हैं, प्राणी भी आते हैं, सभी जंतु भी आते हैं, कवक भी आते हैं और प्रोटोजोआ भी आते हैं। ठीक है, ये इतने आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अधिकतर कौन आते हैं, जिनकी कोशिका भित्ति किनकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, और अधिकतर उसमें बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर क्या होता है, सबसे पहले की विशेषताएं देख लेते हैं, फिर उसके बाद
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखते हैं। विशेषता क्या होती है कि नाभिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यानी कि नाभिक तो होता है लेकिन उसके जो डीएनए वो बिखरे हुए होते हैं, उनका नाभिक झिल्ली युक्त नहीं होती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता है। उपस्थित होता है नाभिक इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में। फिर डीएनए न्यूक्लियोइड में गोल होता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड में होता है। और इसमें क्या हो गया, नाभिक में रेखिक होता है। इसमें इसका जो डीएनए होता है वो कुछ गोल होता है, होता तो ऐसा ही है डीएनए, लेकिन फोल्डिंग होता है। हमारा डीएनए कैसा होता है, हम यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं, हमारा जो केंद्रक होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, और इसमें जो डीएनए होते हैं वो रेखिक मिलते हैं कुछ इस प्रकार से। यदि उनको खींचा जाएगा तो वैसे ही स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा नॉर्मल डीएनए का होता है, ठीक है। और कोशिकांग कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, कोई झिल्ली नहीं होती है, सारे कोशिकांग बिखरे हुए मिलते हैं। इसमें झिल्ली होती है, हर कोशिकांग में अपनी एक झिल्ली होती है, अपनी एक कवरिंग होती है। राइबोसोम 70S आकार के होते हैं और इसमें 80S आकार के होते हैं। आकार कैसा होता है इनका, छोटा होता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। इनका कैसा होता है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। उसके बाद विभाजन, यानी कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इसमें विभाजन हो जाता है। इसमें मिटोसिस और मायोसिस, यानी कि इसमें जटिल विभाजन होता है कोशिका का। पहले मिटोसिस होगी, फिर मायोसिस अवस्था में होगी। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। फिर पौधे, प्राणी और कवक किस में आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। तो ये तो इनके मुख्य अंतर हो गए कि विशेषता में क्या आती है। सबसे पहले कि नाभिक प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। इसमें डीएनए गोल होता है और झिल्ली युक्त नहीं होता है, न्यूक्लियोइड में मिलता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए बंद होता है, नाभिक में रेखिक आकार का मिलता है। राइबोसोम इसमें 70 आकार के होते हैं, इसमें 80S के होते हैं। कोशिका में झिल्ली इसकी कवरिंग नहीं होती है, उनके कोशिका के अंगों की कवरिंग होती है। फिर कोशिकाओं की विविधता क्यों जरूरी है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इतनी विविधता नहीं पाई जाती है जितनी यूकैरियोटिक में पाई जाती है। पशु कोशिकाएं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में नाभिक सेल, एनिमल सेल भी आती है। उसमें क्या होता है, नाभिक प्लस झिल्ली युक्त ऑर्गन मिलते हैं, नाभिक भी मिलता है, झिल्ली युक्त ऑर्गन सेल भी मिलते हैं। कोशिका, कोई कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है। केंद्रक होता है, छोटे वैक्यूल्स होते हैं। पादप कोशिकाएं कैसी होती है, यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मौजूद होती है इसमें। प्लांट सेल में प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट इसमें मिलता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, आकार सामान्य और नियमित होता है। कवक कोशिकाएं क्या होती है, इसमें सेल वॉल लेकिन काइटिन की बनी हुई होती है। जो होती है कवक कोशिकाएं हमारी, फंगी जो सेल होती है, फंगस सेल, उसमें भी सेल वॉल मिलती है, उसमें भी कोशिका भित्ति मिलती है, किसकी, काइटिन की बनी हुई होती है। वोक्यूल उसमें भी मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टेट कोशिकाएं, ये क्या होती है, प्रोस्टेट कोशिकाएं अमीबा, पैरामीशियम जैसी कोशिकाएं होती है और अत्यधिक सक्रिय और चलायमान होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोशिका। क्यों आवश्यक है कोशिका के प्रकार जानना, क्योंकि इससे समझ आता है कि किस जीव का शरीर कितना जटिल है। हमारी जो कोशिकाएं होती है, पूरी जो सेल बायोलॉजी होती है, वो 2 भागों में डिवाइड हुई है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं वो थोड़े सरल होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका वाले जितने भी जीव होते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं, जटिल होते हैं। इससे समझ आता है कि किस जीव का शरीर कितना जटिल है। दवाइयां और एंटीबायोटिक्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग तरह के काम आती है। दवाइयां और एंटीबायोटिक जो होती है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में अलग अलग तरह से काम आती है। दूसरा होता है बायोटेक्नोलॉजी का आधार इसी वर्गीकरण पर है। बायोटेक्नोलॉजी का जो आधार होता है वो इसी वर्गीकरण पर आधारित होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन कैसे किया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन कैसे किया जाएगा। इवोल्यूशन समझने के लिए यह अत्यंत जरूरी है, यानी कि विकास को समझने के लिए भी अत्यंत जरूरी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितना, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव हो उनमें कितना विकास होता है और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव है उसमें कितना विकास होता है। इसके बाद जीवन का संगठन प्रणाली सरल से जटिल स्पष्ट होती है कि जीवन की जो हमारी संगठन प्रणाली होती है वो सरल होती है या जटिल होती है, वो इन्हीं कोशिका के माध्यम से हमें पता चलता है। तो हमने देखा क्या है
अभी तक एक बार संक्षेप में देख लेते हैं कि कोशिकाएं मुख्य दो प्रकार की होती है, पहली तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कैसी होती है? सरल होती है, नाभिकहीन होती है, छोटे होते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। यूकैरियोट में जटिल होती है, नाभिकीय होते हैं, बड़े, जैसे पौधे और प्राणी, इनका आकार भी बड़ा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विशेषीकरण झिल्ली युक्त कोशिकांग उन्नत कार्य क्षमता होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक से ज्यादा महत्वपूर्ण यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? तो सबसे पहले हमने देखा है कि कोशिका के प्रकार, क्यों कोशिकाएं अलग अलग होती है? क्योंकि जीवों में विविधता बहुत ज्यादा होती है, बैक्टीरिया से लेकर मानव तक। कोशिका दो प्रकार की होती है, पूरी सेल बायोलॉजी में, यानी कि पूरी जीव विज्ञान जो होती है, दो भागों में डिवाइड हुई है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? झूठा नाभिक होता है, कोशिकांग झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, राइबोसोम से तरस आकार के होते हैं, आकार बहुत छोटा होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद कोशिका विभाजन इनमें सरल होता है, बाइनरी फिजन द्वारा। मेटाबॉलिज्म पूरी सतह पर होता है, क्योंकि इसमें कोशिकांग नहीं होते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ठीक है। कोशिका भित्ति अधिकतर मौजूद होती है बैक्टीरिया में, काय की? पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है। उदाहरण के लिए एक कोशिकी जीव अधिकतर इसमें मिलते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी कोशिका होती है। ये फिर आ गई हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें सच्चा नाभिक होता है, झिल्ली युक्त ऑर्गेन सेल मिलते हैं, यानी कि कोशिकाएं मिलती है, राइबोसोम बड़े होते हैं, कोशिका का आकार भी बड़ा होता है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। इसके बाद कोशिका विभाजन इसमें थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीव होते हैं। साइटोस्केलेटल इसमें मौजूद होता है, कौन कौन सा? माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, ये कोशिकाओं को गति प्रदान करते हैं। कोशिका बहुकोशिकीय जीव होते हैं अधिकतर इसमें, लेकिन कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कौन कौन से? अमीबा, पैरामीशियम। अधिकतर सबकी अलग अलग जो कोशिकाएं होती है बहुकोशिकीय जीवों में, हर कोशिकाएं अपने एक विशेष कार्य के लिए जानी जाती है, जैसे कि नर्वस सेल और मसल सेल। उदाहरण के लिए कौन कौन से होते हैं इसमें? प्राणी होते हैं, कवक होते हैं, मानव। प्रोटोजोआ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में फिर हमने अंतर देखा है। इसके बाद कोशिकाओं की विविधता देखी है कि कोशिकाओं की विविधता क्यों होती है, क्यों आवश्यक है कोशिका के प्रकार जानना। संक्षेप में हमने इसका विवरण भी देखा है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।